दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक फिल्म देखी जिसकी मांग चैनल पर काफ़ी ज़्यादा थी और मुझे इस फिल्म से व्यक्तिगत रूप से बहुत उम्मीदें नहीं थीं। लेकिन फिल्म देखने के बाद आज मैं समझ गया हूं कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, ये कहावत सच है। आज मैं आपको 2014 में रिलीज़ हुई लास्ट शिफ्ट मूवी की व्याख्या करने जा रहा हूं, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है और इसे बेहतरीन तरीके से निर्देशित किया गया है। मूवी का वर्णन तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं लास्ट शिफ्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन की ओर। फिल्म की शुरुआत होती है जेसिका लॉरेन के साथ, जो एक नई भर्ती हुई पुलिस ऑफिसर हैं। उनकी पहली ड्यूटी एक ऐसे पुलिस स्टेशन में होती है जो उस दिन के बाद स्थायी रूप से बंद होने वाला था। बेसिकली ये जेसिका के पुलिस करियर की शुरुआत है, जो कि आगे चलकर काफ़ी अहम साबित होने वाली है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। जेसिका अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। उसे चिंता होती है कि उसे यह नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जेसिका के पिता भी एक पुलिस अफसर थे और ड्यूटी के दौरान गोलीबारी में मारे गए थे। जेसिका का पुलिस अफसर बनने का उद्देश्य तो स्पष्ट है कि वह अपने पिता की तरह बनना चाहती है, लेकिन उसकी माँ की चिंता भी वाजिब है। अपनी माँ से बातचीत खत्म करके जेसिका पुलिस स्टेशन में प्रवेश करती है। वहाँ वो सरप्राइजिंगली अपने कमांडिंग अफसर को अजीब व्यवहार करते हुए देखती है। अफसर जेसिका को देखते ही फोर्स को पीछे हटने के लिए कहता है। थोड़ी जांच के बाद वह जेसिका को पुलिस स्टेशन का एक संक्षिप्त दौरा करवाता है और बताता है कि जल्द ही हजमत टीम वहां पहुंचने वाली है। जेसिका को यहां सुबह 4 बजे तक ड्यूटी करनी थी, ताकि वह बचे हुए सबूतों और कुछ विषाक्त पदार्थों को संभाल सके। एक खास बात यह थी कि वह इस ड्यूटी को छोड़कर बीच में नहीं जा सकती थी, अन्यथा उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। जाने से पहले पिछले अफसर ने अपना फ़ोन नंबर जेसिका के पास छोड़ दिया। इस दौरान जेसिका पुलिस स्टेशन में अकेली थी और कुछ देर बाद सो जाती है, लेकिन पीछे से आती कुछ आवाज़ें उसकी नींद तोड़ देती हैं। चेक करने के बाद वह वापस आती है और अपना डिनर करती है, पर उसे अपने सैंडविच में एक बड़ा बाल मिलता है, जिससे उसकी भूख खत्म हो जाती है। तब जेसिका को पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति मूत्र त्याग करते हुए नजर आता है। वो उसे स्टेशन से बाहर निकाल देती है और फिर फर्श साफ करती है। इसी बीच जेसिका को मोनिका नाम की एक लड़की से फ़ोन कॉल्स आने लगते हैं, जिसका कहना होता है कि उसकी जान खतरे में है। यह अजीब था क्योंकि यहाँ किसी भी तरह के कॉल नहीं आने चाहिए थे, चूंकि सारे कॉल्स नए स्टेशन पर पहले से ही डाइवर्ट किए जा चुके थे। लेकिन जब जेसिका एक लॉकर रूम के पास पहुंचती है, वहां उसे अपने पिता के लॉकर में एक पार्क की तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर को देखकर जब वो बहुत छोटी थी, वो काफ़ी भावुक हो जाती है। पीछे मुड़ने पर वो देखती है कि सारे लॉकर एक अजीब स्थिति में हैं। तब फिर से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो उसे स्टोर रूम की ओर ले जाती हैं। फिर भी जेसिका अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क करती है और मोनिका के फ़ोन कॉल्स के बारे में बताती है। उनका मानना था कि ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन वे फिर भी इसे जांचने का फैसला करते हैं। इसके बाद जेसिका को फिर से आसपास कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जाकर देखने पर उसे खड़े हुए टॉयलेट्स और भी कई अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। पुलिस स्टेशन के स्टोर रूम में, जहां पुराने रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जेसिका फिर से उसी अनजान व्यक्ति को देखती है। यह व्यक्ति वहां कुछ खोज रहा था और जेसिका की बातों को अनसुना कर देता है। इस व्यक्ति के बारे में हम बाद में जानेंगे। जेसिका इस व्यक्ति को हैंडकफ करके एक सेल में बंद कर देती है, पर तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और जेसिका कुछ देखती है। इससे उसकी फ्लैशलाइट गिर जाती है। फ्लैशलाइट को किसी ने उठा लिया था और वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा था। अचानक एक डरावनी आकृति दिखाई देती है और लाइट्स फिर से जल उठती हैं। जेसिका उस अनजान व्यक्ति को सेल में बंद कर देती है और बाहर निकल आती है। जेसिका पुलिस स्टेशन में बढ़ती हुई परेशानियों से घबरा जाती है और उसके चेहरे के भाव से यह साफ जाहिर होता है। उसे कुर्सी अपने आप हिलती हुई नजर आती है। दरवाजे खुद ब खुद बंद और खुलने लगते हैं। वो अचानक से गॉस्पेल संगीत के आंकड़े देखने लगती है और उसे हमिंग गाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। मोनिका यंग नाम की लड़की से कॉल्स फिल्म में पूरे समय आती रहती हैं, जिसमें वह डरी हुई होती है और धीरे धीरे अपनी जानकारी साझा करती है। मोनिका बताती है कि उसे किसी कल्ट के सदस्यों ने अगवा किया है और वे उसे मारने वाले हैं। जेसिका ने उच्च अधिकारियों को मोनिका यंग का नाम दिया था, पर उनका कहना था कि सभी कॉल्स को नए स्टेशन की ओर डाइवर्ट किया गया है। तब जेसिका स्टेशन के पिछले दरवाजे पर एक लड़की से मिलती है, जिसका नाम मैरी है। मैरी बताती है कि कल्ट के सदस्यों को उनके ठिकाने पर नहीं मारा गया था, बल्कि उन्हें इस स्टेशन पर लाया गया था और उन्होंने यहां आकर सामूहिक आत्महत्या की थी। तब से इस स्टेशन में अजीब घटनाएं हो रही हैं, इसलिए इस स्टेशन को बंद किया जा रहा है। और आज के दिन ठीक 1 साल पहले कल्ट के सदस्यों ने यहां सामूहिक आत्महत्या की थी। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। मैरी इस बात की प्रत्यक्षदर्शी थी क्योंकि उस दिन वो इस स्टेशन पर मौजूद थी। अब आपको बुनियादी कहानी समझ में आ रही होगी कि इस कल्ट का नेता जॉन माइकल पेनमून था और उसके साथ 2 अन्य सदस्य पाए मोहन और डोल्टिया पैमा थे।
इस कल्ट ने कई सारी लड़कियों को अगवा किया था। उनका उद्देश्य था कि वे पाए मोहन को खुश करने के लिए एक ऐसी लड़की का बलिदान करें जिससे जॉन के शरीर में पाए मोहन का पुनर्जन्म हो। लेकिन इस होने से पहले ही जेसिका के पिता और उनके सहकर्मियों ने इस कल्ट को पकड़ लिया था और उनका आखिरी बलिदान अधूरा रह गया था। इस कल्ट ने कई लड़कियों की हत्या की थी, जिसके सबूत फिल्म भर में दिखाई देते हैं। फिल्म में बताया गया है कि पाए मोहन को स्वीडन से पहले भी नर्क में भेजा गया था और फिर पाए मोहन दुनिया की सैर पर निकल गया था। इसी कारण वे पाए मोहन की खोज में थे। इस कल्ट की मान्यता के अनुसार उनके 4 सदस्यों में से किसी एक में पाए मोहन का पुनर्जन्म होता है और बाकी 3 का बलिदान होना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को गेटी फिल्म में भी दर्शाया गया था। अगर आपने हैरी गेटी फिल्म का विश्लेषण वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के ऊपर दिख जाएगा। जेसिका पुलिस स्टेशन में वापस आती है, जहां उसे टीवी पर एक भयावह संदेश सुनाई देता है। उसमें पाए मोहन ने कसम खाई थी कि वो पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी मार देगा, चाहे वो जिंदा रहे या नहीं। जेसिका को इसलिए ये सब दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके पिता इसी केस को सुलझाते समय मारे गए थे। जेसिका कुर्सियों को अपने आप विचित्र स्थिति में हिलते हुए देखती है और वह बहुत डर जाती है। लेकिन तभी उसे स्टेशन के मुख्य द्वार पर रायन प्राइस मिलता है, एक पुलिस अधिकारी जो जेसिका के पिता के साथ इसी केस में काम कर रहा था। रायन कहता है कि वह बस जेसिका को देखने आया है। जेसिका को लगता है कि रायन उसके साथ मजाक कर रहा है क्योंकि वह एक गंभीर पुलिस अधिकारी थी। रायन भी पुष्टि करता है कि कल्ट के सदस्यों को जिंदा पकड़ा गया था और उसी घटना के दौरान जेसिका के पिता मारे गए थे। जब रायन वापस जाने लगता है, जेसिका उसके सिर के पीछे एक बड़ा घाव देखती है। जेसिका जब रायन को देखने जाती है तो वो वहां से गायब हो जाता है। इस समय तक जेसिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या असली है और क्या नकली। रात के 10:00 बजे के बाद से जेसिका को कल्ट के सदस्य और उनके शिकार नजर आने लगते हैं, जो उसे बार बार उसी कहानी की याद दिलाते हैं कि कैसे डॉक्टर एस ने निर्दोष लोगों का बलिदान किया था। फिर जेसिका को पेड़ों से आती आवाजें सुनाई देती हैं, जहां कोई उसे मारता है और उसे एक कमरे में ले जाता है। वहां उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम बैडी है। बैडी जेसिका पर बंदूक ताने बैठी होती है और बताती है कि आज उनके बलिदान की पहली वर्षगांठ है। बैडी यह भी कहती है कि उसने जेसिका में क्या खास देखा था जो उसमें नहीं था। इसका मतलब था कि जेसिका अंतिम शिकार बनने वाली थी, इसलिए उसे ये सब दिखाई दे रहा था। फिर बैडी जेसिका के सामने ही खुद को गोली मार लेती है। जेसिका को एक फ़ोन कॉल आती है जो उसे डराने की कोशिश करती है, पर वह लड़की फ़ोन पर ही गायब हो जाती है। जेसिका अपनी आंखें बंद करती है और इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वो स्टेशन के मुख्य द्वार पर गोलियां चलाने लगती है ताकि दरवाज़ा खुल जाए। लेकिन उसकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। इसके बाद जेसिका को अपने पिता का फ़ोन कॉल आता है, जिसमें वे चाहते हैं कि जेसिका उन्हें न्याय दिलाए। जेसिका ने उस अनजान व्यक्ति की चीखें सुनना बंद कर दिया था, जो बहुत देर से चिल्ला रहा था। जब वो सेल खोलती है, वो व्यक्ति बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार करता है और जेसिका की सभी बातों को मानता है। जब उस व्यक्ति की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता तो उसे पलटते हुए देखा जाता है कि उसकी आंखें पीली हो चुकी थीं और वो मर चुका था। मैं आपको इस अनजान व्यक्ति के रहस्य के बारे में बताता हूँ। हालांकि फिल्म में इसके बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मैंने इस जानकारी को निर्देशक के इंटरव्यू से प्राप्त किया है कि इस व्यक्ति का रहस्य क्या है। दोस्तों, इस व्यक्ति की बेटी कल्ट की सदस्य बन चुकी थी क्योंकि इस व्यक्ति ने उसे बचपन में प्रताड़ित किया था और इसी कारण से वह जॉन के चक्कर में आ गई और कल्ट को ज्वाइन कर लिया। वो और जूली उसी कल्ट में मारी गई थी। इस व्यक्ति को अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख था और उसकी मौत के 1 साल बाद वह उसकी चीज़ें ढूंढने के लिए स्टेशन में आया था, जो वो स्टोर रूम में खोज रहा था। मुझे लगता है जब जेसिका ने इस व्यक्ति को जेल में बंद किया तब वह बाहर आने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। इस व्यक्ति की इस हालत का कारण शायद उसकी बेटी थी, जो उससे बदला ले रही थी। अब आपको उस व्यक्ति के रहस्य की समझ आ गई होगी। बाकी सारे भूत और लड़कियां कल्ट की सदस्य थीं, जिनकी जान यहाँ पर गई थी। जेसिका ये सब देखने के बाद उसी सेल के अंदर जाती है, जहां उसे जॉन पाए मोहन के साथ कल्ट के अन्य 2 सदस्य नजर आते हैं। जॉन वहां पूरी तरह से पाए मोहन के नियंत्रण में नजर आता है और जेसिका को डराता है। स्टेशन का फ़ोन बजता है और उच्च अधिकारी बताते हैं कि मोनिका यंग 1 साल पहले ही मर चुकी है। ये घटना कल्ट के कारण हुई थी और वे आखिरी लोग थे जो वहां मारे गए थे। उस अधिकारी ने जेसिका को बताया कि यह जगह प्रेतवाधित है और इसलिए सभी चीज़ें यहाँ से शिफ्ट की जा रही हैं। जेसिका एक नई भर्ती हुई अधिकारी थी, इसलिए उसे यहाँ फंसाया गया था। वह अधिकारी कोहेन को भी फ़ोन करती है कि वह इस नौकरी को और नहीं करना चाहती, लेकिन वह कहता है कि वह तभी छोड़ सकती है अगर कोई उसकी जगह ले। जेसिका यह सुनकर कहती है कि वह अपनी ड्यूटी जारी रखेगी। सुबह के 4 बजे वाले थे और उसे फिर से मोनिका की कॉल आती है। जब जेसिका पूछती है कि कौन मजाक कर रहा है, तो फ़ोन पर हंसने की आवाज़ें आती हैं और कल्ट की तस्वीरें पूरे स्टेशन में बिखर जाती हैं।
उसकी भावनाएं हर बार भयभीत हो जाती हैं और कल्ट के सदस्य उस पर गोली चलाने लगते हैं, लेकिन जेसिका भी जवाबी फायर करती है। आखिरकार कल्ट के सदस्य के बदले उसके हाथ में टीम का एक सदस्य होता है। जेसिका को ये समझ में आता है कि वह मर चुकी है और जब वह गोली चलाने ही वाली होती है तो पीछे से आकर अधिकारी कोहेन उसे गोली मार देते हैं। जब जेसिका सेंटर में आती है तो वह देखती है कि बाहर मेंटेनेंस टीम थी जो कुछ सामान इकट्ठा करने आई थी। जैसा कि अधिकारी कोहेन ने शुरुआत में बताया था, उन्होंने उन्हीं को गोली मार दी थी। अंत में जेसिका वही धुन गाने लगती है जो मैरी गोल्ड और कल्ट के अन्य सदस्यों ने गाई थी। उसके सामने पाए मोहन और उसके दो साथी दिखाई देते हैं जो जेसिका को अपने साथ ले जाते हैं और फिल्म वहीं पर समाप्त हो जाती है।